शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम एसी सर्किट्स का सेकेंड लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्योर सर्किट्स की। प्योर सर्किट्स हैं क्या, वो हम धीरे धीरे देखेंगे, और बात करेंगे जब उन प्योर सर्किट्स पे एसी वोल्टेज जब हमने अप्लाई की तो क्या क्या उसके अंदर होने वाला है, करंट किस तरीके से आने वाला है, क्या सब कुछ डीसी सर्किट जैसा ही है, क्या सब कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ पढ़ा था वैसा ही है, क्या केवीएल केसीएल लगेगा, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सोर्स हमारा रहेगा एसी सोर्स, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स। वोल्टेज सोर्स हमारा एसी रहेगा, और हम देखेंगे सर्किट में क्या क्या चीजें हो रही हैं। इससे पहले लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। मुझे बोला था फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन टाइम वेरिंग करंट। एक टाइम वेरिंग करंट था, मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने कर दिया करंट का स्क्वायर, आई स्क्वायर टी आ गया I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, फिर इसका एवरेज लेना है, फिर इसका अंडर रूट लेना है, मुझे मिल जाएगा I RMS। तो मैंने अगर स्क्वायर खोला तो मुझे मिला अंडर रूट ऑफ एवरेज ऑफ I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स I1 I2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का एवरेज का अंडर रूट। यही चल रहा है। एवरेजेस निकालते हैं अलग अलग करके, इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर कांस्टेंट था, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस I2 स्क्वायर एवरेज ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स I1 I2, कांस्टेंट चीज का एवरेज वही रहता है, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी एवरेज ऑफ cos ओमेगा टी। हमें पता है साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी का एवरेज एक पूरे साइकिल में 0 है, जितना आया उतना गया। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का 1/2, तो दिस विल बिकम I1 स्क्वायर बाय 2 प्लस I2 स्क्वायर बाय 2, यानी मुझे मिल गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट जो मेरे पास एक साइकिल में पहुंच रहा है। आगे चलें, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, प्योर सर्किट्स। प्योर सर्किट्स, अच्छा मतलब समझो प्योर सर्किट्स का क्या है। अभी तक हमने जितने सर्किट एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर हमने कैपेसिटेंस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या हमने इंडक्टर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इन सबको मैं बोलता हूं दीज आर सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं? 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। अभी तक वो चीजें जो मैं सर्किट में लगा रहा हूं, अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं सिर्फ रेजिस्टर लगाया था। अगर मैं ईएमआई की बात करूं तो मैंने सर्किट में एक नई चीज लगाई थी, इंडक्टर। और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूं, मैंने कैपेसिटेंस की बात की थी। तो ये तीनों मेरे सर्किट एलिमेंट्स हैं। क्या? रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। अगर याद नहीं किसी को इनके सिंबल्स, इस तरीके से मैं रेजिस्टर को डिनोट कर रहा था, इस तरीके से इंडक्टर को डिनोट कर रहा था, और कुछ इस तरीके से मैं कैपेसिटर को डिनोट कर रहा था। प्योर सर्किट्स का मतलब है, प्योर सर्किट का मतलब है द सर्किट विल हैव ओनली one of these elements. Circuit will have only one of these element, मतलब या तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगी है, या सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा है, या सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर लगा है। इस तरीके के सर्किट की हमारी पहली डिस्कशन होने वाली है। फिर कॉम्बिनेशन में जाएंगे, आरसी लगा है, आरएल लगा है, एलसी लगा है, आरएलसी तीनों लगे, फिर कॉम्बिनेशन में जाएंगे। अभी बात कर रहे हैं हम प्योर सर्किट्स की। प्योर सर्किट्स हम लेंगे, शुरुआत करेंगे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक रेजिस्टर लगा रखा है,
तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। नंबर 1, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी एक सर्किट जिसमें केवल और केवल रेजिस्टर R मैंने लगाया और मैंने इसे एक AC सोर्स दे दिया। इसकी वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी? V नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने इसे वोल्टेज दे दी ऑल्टरनेटिंग सोर्स की, विच इज V नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखना V नॉट क्या है? पीक करंट। टाइम के हिसाब से ये वोल्टेज वेरी कर रही है, टाइम के हिसाब से ये वोल्टेज वेरी कर रही है। अच्छा, जितने भी रूल्स थे केसीएल केवीएल के, हर जगह वैलिड है यार। करंट की बात हो रही है, वोल्टेज की बात हो रही है, केसीएल केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, हर जगह वैलिड है। तो मान लेते हैं किसी टाइम पे यहां करंट आई बह रहा है, आई टी। करंट क्या बहेगा? अगर वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग है तो करंट भी डेफिनेटली मेरा ऑल्टरनेटिंग होने वाला है। तो मान लिया किसी टाइम पे यहां करंट आई टी है और मैं यहां अगर लूप लॉ लगाऊं, इस लूप में लूप लॉ लगाऊं और मान लो अभी पोलैरिटी ऐसे है, मतलब करंट यहां से यहां जा रहा है। जब करंट यहां से यहां जाएगा मैं इधर प्लस लिख दूंगा, इधर माइनस। करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, जहां से करंट निकलता है वो प्लस है। तो अगर करंट ऐसे निकल रहा है, फिलहाल ये प्लस है, ये माइनस। अगर करंट ऐसे निकलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। फिलहाल मैं ये कंडीशन सर्किट की मान के चल रहा हूं, ऐसा ही हो रहा है। तो अगर मैं यहां पर केवीएल लगाऊं तो लूप लगाना आपको आता है। लूप की डायरेक्शन लेते जाओ, वोल्टेज जो आ रही है, फॉर एग्जांपल यहां आ रही है माइनस वीटी, करंट यहां से एंटर, यहां से एग्जिट, तो प्लस आर करंट है आईटी इक्वल्स टू 0। माइनस वीटी प्लस आर आईटी इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं मेरा आईटी इज वीटी बाय आर, और वीटी मेरा क्या था? वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख लूं, वी नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी, और इस वी नॉट बाय आर को मैं आई नॉट लिख लेता हूं। माई आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, where I naught is peak current, which is peak voltage divided by resistance। इस बात को अब समझो। वोल्टेज जब मैंने दी टाइम वेरिंग, एक टाइम पे डिपेंडेंट वोल्टेज मैंने दी, करंट भी आया टाइम वेरिंग, कुछ पीक वोल्टेज थी जिसकी वजह से कुछ पीक करंट आया, एक साइन वेव के हिसाब से वोल्टेज आई, तो करंट पैदा हुआ साइन वेव के हिसाब से। किसमें? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक पहुंचेंगे, मैं थोड़ा सा मिटाना चाहता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है, उसके लिए स्पेस चाहिए होगी हमें। चलो मैं एक बार ये मिटा रहा हूं और मैं दोनों चीजें यहां लिख रहा हूं। वोल्टेज की मेरी ये, मेरा करंट टाइम के हिसाब से आया आई नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट वॉज वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। बात समझ में आ रही है? चलो, हर सर्किट की ऑल्टरनेटिंग करंट के ना, हर सर्किट की दो चीजें बनानी होती है मुझे। एक को मैं बोलता हूं वेव फॉर्म, एक को मैं बोल रहा हूं वेव फॉर्म, और दूसरी चीज को मैं बोल रहा हूं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फेजर डायग्राम। वेव फॉर्म भी ठीक है, बट सवाल आपके फेजर डायग्राम से होंगे कंपैरेटिव लेवल पे। अब वेव फॉर्म देखो यार, दोनों की वेव फॉर्म है क्या? दोनों की, वोल्टेज की और करंट की वेव फॉर्म एक ही साथ मैं बनाना चाहता हूं। वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मुझे पता है वोल्टेज भी साइन वेव के हिसाब से, मेरी वोल्टेज भी एक साइन वेव बना रही है, चलती जाएगी आगे, रुकी तो ये, और करंट भी मेरा साइन वेव के हिसाब से ही आ रहा है। बट अगर वोल्टेज की पीक V नॉट है
अगर वोल्टेज की पीक वैल्यू V नॉट है तो करंट की वैल्यू है V नॉट बाय R। अगर R मेरा मान लो 1 ओम से ज्यादा है तो मेरा I नॉट यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट कम आने वाली है वोल्टेज से। तो इसको मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। इसको मैं करंट की इसी के साथ बनाऊं तो ऐसे बना लूंगा, आएगी तो साइन वेव ही एग्जैक्टली ऐसी आएगी, तो साइन वेव एग्जैक्टली ऐसी, बट पीक वैल्यू में कुछ कम लेके चल रहा हूं, आई नॉट माइनस आई नॉट। इस चीज को मैं बोल रहा हूं वेव फॉर्म किसकी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की। वोल्टेज दी साइन की फॉर्म में टाइम वेरिंग, करंट भी आया साइन की फॉर्म में टाइम वेरिंग, वेयर माय पीक करंट इज V नॉट बाय R। अब बात आती है फेजर डायग्राम की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे एसी सर्किट्स की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखते जाओ देखते जाओ, फेजर डायग्राम है क्या। मैं पहले दो एक्सेस बना लेता हूं, मैं ये और ये दो एक्सेस बना लेता हूं। फेजर डायग्राम में करना क्या है, मुझे रिप्रेजेंट करना है, PRESENT, मुझे रिप्रेजेंट करना है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी V नॉट और पीक वैल्यू ऑफ करंट यानी I नॉट। मुझे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यानी V नॉट और पीक वैल्यू ऑफ करंट रिप्रेजेंट करना है विद देयर फेज, विद फेज। अगर आपको फेज याद है तो फेज क्या होता है, ये साइन के अंदर वाली चीज फेज है, साइन के अंदर वाली चीज फेज है। बात समझ में आ रही है। तो पहले मैं वोल्टेज को देखूं, पीक वैल्यू है V नॉट और फेज है ओमेगा टी। तो मैं कुछ ऐसे बना लेता हूं, ध्यान से देखना। मैं बोलूंगा ये रहा मेरा V नॉट। अब वोल्टेज को करंट को ना एज अ वेक्टर लेके चलो, बिकॉज डायरेक्शन इंक्लूड हो रही है, करंट आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो वेक्टर की तरह ट्रीट करो। तो मैंने वोल्टेज बना दी V नॉट एंड इट इज एट एंगल ओमेगा टी। वोल्टेज मैंने बना दी V नॉट, लेंथ एक तरीके से वोल्टेज बता रही है, लेंथ से पता लग गया, वेक्टर की लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताती है। तो मैंने क्या किया, मैंने V नॉट वोल्टेज बनाई और V नॉट है किस एंगल पे, ओमेगा टी। करंट का पीक वैल्यू है I नॉट और करंट भी है ओमेगा टी पे, तो मैं करंट को कुछ ऐसे बना लेता हूं, मैग्नीट्यूड थोड़ा कम, करंट है I नॉट और कहां है, अगेन एट एंगल ओमेगा टी, अगेन इट इज एट एंगल ओमेगा टी। तो दिस इज माय फेजर डायग्राम ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बात समझ में आ रही है बच्चे, बात समझ में आ रही है या नहीं? ज्यादा ध्यान इधर देना। कर क्या रही है फेजर डायग्राम में, हम वोल्टेज और करंट के पीक वैल्यूज, वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यूज दिखा रहे हैं with their phases, with their phases. This is how we draw phasor diagram. अभी किसकी बनाई है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बनाएंगे, अभी हर तरीके के सर्किट की बनाएंगे। चलो ये तो बात थी, ये तो बात थी। आज सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं, याद रखना, आज इस लेक्चर में थ्योरी कर रहे हैं। आज कल इन्हीं सभी टॉपिक्स पे, इन्हीं तीनों प्योर सर्किट्स पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट। चलो अब बात करते हैं दूसरे टाइप के प्योर सर्किट की, जिसका नाम मैंने बताया। पहले किसकी बात करें, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल एक इंडक्टर लगा है, और मैं इसे L लिखता हूं। L याद है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज L। याद आया L क्या था, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज L। मान लो इस कॉइल का कोफिशिएंट है L, इसको मैंने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दी विच इज VT इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो अभी करंट जा रहा है यहां से यहां विच इज IT, विच इज IT। अब आपको याद होगा जब भी इंडक्टर से EMI जिसको याद है, जब भी इंडक्टर से कोई करंट जा रहा है तो उसमें एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आता था, यानी एक EMF पैदा होती थी। और वो EMF किस तरीके से पैदा होती थी, ताकि चेंज ऑफ करंट को अपोज करे, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करे
और डाइंग करंट को सपोर्ट करे। मैं मान लेता हूं अभी ये करंट IT इंक्रीज कर रहा है, दिस IT करंट इज इंक्रीजिंग, मान लिया। मुझे पता ना एसी करंट क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घट के जीरो होगा, फिर उल्टा बढ़ेगा फिर घट के जीरो होगा। मान लो अभी करंट बढ़ रहा है इस तरफ, तो यहां पर एक ईएमएफ पैदा होती है और ईएमएफ की वैल्यू याद है, इट इज L di बाय dt, याद आया। और इस केस में अगर करंट ऐसे बढ़ रहा है तो ईएमएफ डेफिनेटली कैसे पैदा होगी, इसमें ये ईएमएफ, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ई ऐसे पैदा होगी ताकि करंट ये इस तरफ दे, अपोज कर सके इस करंट को। बातें समझ में आ रही है? जिसको ईएमआई नहीं आता उसके हवा में ऊपर से उड़ रही होंगी ये सारी बातें, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा होगा। जिसको ईएमआई आती है उसी को समझ आ रहा होगा। जब भी इसमें से करंट इंक्रीज करेगा ये उसे अपोज करेगा एक ईएमएफ पैदा करके, मान लिया ई। तो अब मैं केवीएल लगा देता हूं वापस इस लूप में। मैं केवीएल लगाता हूं तो क्या बोलूंगा, माइनस वीटी प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। माइनस वीटी प्लस वोल्टेज गिवन है अब इसकी, तो डायरेक्टली लिख दिया प्लस ई इक्वल्स टू जीरो। तो मैं लिख सकता हूं माइनस वीटी, मेरा ई क्या होगा, प्लस एल डी बाई डी टी ऑफ ये करंट आई टी इक्वल्स टू जीरो। डी आई बाई डी टी क्या होता है, जब करंट इसमें चेंज हो रहा है उसका रेट, करंट क्या था आई टी, तो एल डी आई टी बाई डी टी। तो मैं ऐसे लिखूं एल डी आई टी बाई डी टी इक्वल्स टू वी टी। एल को नीचे ले जाऊं, डी आई टी बाई डी टी इक्वल्स टू वी टी बाई एल, यही है वी टी बाई एल। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है कि वोल्टेज ये दी तो करंट क्या आया। पिछले भी केस में क्या किया भाई, वोल्टेज लगाई है, करंट ही तो निकाला, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी वेयर I नॉट कॉस V नॉट बाय R। यहां भी मैं करंट निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, DIT एक तरफ इक्वल्स टू VT बाय L dt। अब क्या करो भाई, DIT से IT निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, dx से x निकालते तो क्या करते हैं इंटीग्रेट, DIT से IT, पूरा करंट IT चाहिए तो इंटीग्रेट कर दिया। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, dx की इंटीग्रेशन x तो DIT की IT, 1 बाय L बाहर, वोल्टेज है मेरी V नॉट साइन ओमेगा टी dt। तो मेरा IT अभी तक आया 1 बाय L। हाँ जी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस में बाहर निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा V नॉट भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है V नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। यानी जो मेरा करंट आया IT इक्वल्स टू माइनस V नॉट बाय ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। अच्छा, मैं करना क्या चाहता हूं ना, अब मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इस कॉस को साइन में बदलना चाहता हूं ताकि वोल्टेज से रिलेट कर सकूं। वोल्टेज भी साइन में है, इसको मैं अगर साइन में बदलूं तो देखो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, माई IT इज इक्वल टू V नॉट बाय ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस ओमेगा, साइन थीटा माइनस पाई बाय टू इज माइनस कॉस थीटा, तो वही माइनस कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख दिया। और इसे V नॉट बाय ओमेगा नॉट को, V नॉट बाय ओमेगा L को क्या लिख लूं, I नॉट। तो मुझे मिला माई IT इज इक्वल टू V नॉट बाय ओमेगा L, इसको मैंने लिख लिया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू। समझो इसे, वेयर I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय ओमेगा L। अच्छा, वहां पर मेरा I नॉट आया था V नॉट बाय R। R क्या थी, उस वायर की रेजिस्टेंस। यहां पर आया V नॉट बाय ओमेगा L, तो ये ओमेगा L क्या होनी चाहिए, इस ओमेगा L को मैं बोलता हूं इस इंडक्टर ने जो रेजिस्टेंस दी, इसको पढ़ा जाता है ऐसे, सिंबल है इसका XL। XL क्या है, ओमेगा L, और इसे बोला जाता है रिएक्टिव इंडक्टेंस। रिएक्टिव इंडक्टेंस, इसे बोला जाता है रिएक्टिव इंडक्टेंस। रिएक्टिव इंडक्टेंस कुछ नहीं है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। जिस तरह सर्किट ने रेजिस्टेंस दी R, रेजिस्टर ने रेजिस्टेंस दी R,
मेरे इंडक्टर ने क्या रेजिस्टेंस ऑफर की, ओमेगा एल। देखो ये रेजिस्टेंस जो इसने ऑफर की, इट डिपेंड्स अपॉन ओमेगा, यानी डिपेंड्स, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई एफ, यानी दिस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जिस फ्रीक्वेंसी का मैंने ये सोर्स लगाया है उस पे डिपेंड करती है। अब समझो, रेजिस्टर से करंट गया, उसने रेजिस्टेंस दी आर, इंडक्टर से जब करंट जाएगा वो भी एक रेजिस्टेंस देगा जिसको बोला एक्सएल। नाम क्या है, रिएक्टिव इंडक्टेंस। इट इज नथिंग, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, दिस इज रेजिस्टेंस बाय इंडक्टर, इसको नाम दिया रिएक्टिव इंडक्टेंस। तो वहां पर था मेरा आई नॉट वी नॉट बाय आर, यहां आई नॉट है वी नॉट बाय एक्सएल, वेयर एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। बात समझ में आई? अभी तक बात समझ में आई? अब डायग्राम्स पे आ रहे हैं, बहुत शानदार चीज होने वाली है, डायग्राम्स पे आ रहे हैं, बढ़े आगे। चलो यहां तक मैं मिटा रहा हूं, रिजल्ट एक तरफ लिख रहा हूं, बिकॉज बहुत काम की चीज अब आने वाली है। ये मिटा के रिजल्ट एक तरफ लिख रहा हूं, ध्यान से लिखते जाएंगे। मैंने दी वोल्टेज ये, तो मुझे करंट मिला आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, वेयर आई नॉट वॉज वी नॉट बाय एक्सएल, वेयर एक्सएल इज ओमेगा एल। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलेगा, ओमेगा बढ़ाओगे तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ओमेगा घटाओगे रेजिस्टेंस घटेगी। ये रेजिस्टेंस, वहां पर रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट थी, जैसी मर्जी फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज दो एक जैसी रेजिस्टेंस मिलेगी करंट को। यहां फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वोल्टेज की, रेजिस्टेंस जो मिलने वाली है वो भी बढ़ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगा। यानी मुझे क्या पता लग रहा है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और ओमेगा तो 2 पाई एफ है, ओमेगा 2 पाई एफ है, यानी एफ बढ़ेगा तो मेरी एक्सएल भी बढ़ेगी। किसी भी इंडक्टर से करंट भेजोगे, किसी भी इंडक्टर से करंट भेजोगे, वो जो रेजिस्टेंस देगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज भेज रहे हो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट है, उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की उसे, उतनी ज्यादा उसे रेजिस्टेंस ऑफर होगी। चलो अब इसका वेव फॉर्म बनाते हैं ना, पहले वेव फॉर्म, पहले वोल्टेज की बनाए, पहले वोल्टेज की बनाते हैं। तो वोल्टेज तो मेरी साइन के हिसाब से थी, दिस वाज वी नॉट। वोल्टेज की बनाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऐसे आई है। अब ध्यान से देखो, करंट है मेरा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पहले क्या आया था, मैंने ऐसे भी लिखा था इसे, आई टी वॉज माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अच्छा, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से देखना, अभी बनाना मत, बस देखो। कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है, बट मुझे कॉस ओमेगा टी चाहिए, मुझे माइनस कॉस ओमेगा टी चाहिए। तो माइनस का मतलब क्या होता है, फ्लिप कर दो, एक्स एक्सिस के अलोंग फ्लिप कर दो। तो इसका मिरर इमेज अगर बनाऊंगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो कुछ ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा। तो दिस इज माई वी नॉट, दिस इज माई आई नॉट। तो ये इनका वेव फॉर्म बनने वाला है, ये इनका वेव फॉर्म बनने वाला है। इस वेव फॉर्म से देखो पता क्या लग रहा है, जब मेरी वोल्टेज मैक्सिमम है तो मेरा करंट मिनिमम है। देखो, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। व्हेन वीटी इज मैक्स, माई आईटी इज जीरो। व्हेन वीटी इज जीरो, यहां देखो, वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम। व्हेन वीटी इज जीरो, माई आईटी इज मैक्सिमम। यानी ये वोल्टेज और करंट जो टाइम वेरिंग है, एक साथ नहीं हो रहे। रेजिस्टिव सर्किट में तो सेम था, जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम। यहां पर क्या हो रहा है, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो। तो मैं बोलता क्या हूं, अब देखो, फेजर डायग्राम एक बनाएंगे तो एक लाइन लिखेंगे बहुत अच्छे से। वेव फॉर्म समझ में आई या नहीं? वेव फॉर्म देखो, वेव फॉर्म समझ में आई या नहीं? अब इसका फेजर बनाते हैं, मैं ये मिटा दूं,
फेजर डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना। फेजर डायग्राम में करना क्या है, पीक वोल्टेज और पीक करंट रिप्रेजेंट करने विद एंगल्स। पीक वोल्टेज और पीक करंट रिप्रेजेंट करने हैं विद एंगल्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये एक्सेस बना रहा हूं, एक बार टाइम देख लूं। हाँ जी, तो अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, पहले वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। वोल्टेज की पीक वैल्यू है V नॉट, वोल्टेज की पीक वैल्यू है V नॉट, और किस एंगल पे है, एट ओमेगा टी। पता ना, पॉजिटिव एंगल इस तरफ, नेगेटिव एंगल नीचे की तरफ, इतना तो पता होगा ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स में। करंट को रिप्रेजेंट करूं, देखो करंट है I नॉट और एंगल क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी करंट है I नॉट, पहले गया ओमेगा टी, फिर माइनस माइनस यानी एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, माइनस पाई बाय 2, यानी पहले गया इतना ही, फिर आया पीछे कितना, माइनस पाई बाय 2, यानी ये मेरा कुछ I नॉट रिप्रेजेंट हो रहा है। समझो, एंगल क्या है, प्लस में ओमेगा टी, माइनस में पाई बाय 2, पहले गया ओमेगा टी इतना ही एंगल, फिर पीछे आया माइनस पाई बाय 2, पीछे आया पाई बाय 2, यानी पीक वोल्टेज और पीक करंट में एंगल कितना है, पाई बाय 2। इसे मैं बोल देता हूं फेज डिफरेंस। याद आया, फेज डिफरेंस क्या होता था, दोनों के एंगल का डिफरेंस। तो देख लो, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 क्या होगा, ओमेगा टी कटा, फेज डिफरेंस क्या होगा, दिस एंगल माइनस दिस एंगल, पाई बाय 2। तो इसे मैं लिख लूंगा फेज डिफरेंसेस, यहां पर क्या है, पाई बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब समझो। हमने देखा था वेव फॉर्म में, वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट जीरो, करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो। तो मैं क्या बोलूंगा, माय करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाय कितना, पाई बाय 2। वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे ही है हमेशा। देखो ना यार, वोल्टेज से पाई बाय 2 पीछे ही है। जब करंट हो गया था मैक्सिमम, करंट हो गया था मैक्सिमम, वोल्टेज हो गई थी मैक्सिमम, करंट अभी भी था जीरो। फिर वोल्टेज जब जीरो हुई, करंट तब जाके हुआ मैक्सिमम। यानी करंट, एक और तरीके से लिख सकते हैं, करंट, माय करंट इज फॉलोइंग द वोल्टेज, पीछे है और वोल्टेज को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। समझो इस फेजर डायग्राम को ना फिर से, वोल्टेज V नॉट एट एंगल ओमेगा टी, करंट किस एंगल पे था, प्लस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यानी पीछे। तो वोल्टेज और करंट में एंगल क्या आया, पाई बाय 2, जिसे मैंने बोला फेज, दिस इज फेज डिफरेंस। कितना है, पाई बाय 2, तभी तो इसका नाम फेजर डायग्राम पड़ा है। वोल्टेज इतना एट एंगल ओमेगा टी, करंट बेचारा आ रहा पीछे, पाई बाय 2 पीछे लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। या फिर ये भी बोल सकता हूं, करंट इज ट्राइंग टू फॉलो द वोल्टेज। वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज जिस तरीके से आ रही है, वोल्टेज जिस तरीके से आ रही है, करंट उससे पाई बाय 2 पीछे आ रहा है। यानी वोल्टेज जब मैक्सिमम हो रही है, वोल्टेज जब मैक्सिमम हो रही है, करंट तब मिनिमम हो रहा है। देखो रेजिस्टर में क्या था, ऐसे था, रेजिस्टर में क्या हो रहा था, वोल्टेज भी जब मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, करंट मिनिमम, ऐसे चल रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं था फेज में। बट अब क्या हो रहा है, वोल्टेज जब मैक्सिमम है, यानी वोल्टेज है जब पाई बाय 2 पे, साइन पाई बाय 2 मैक्सिमम, करंट इससे पाई बाय 2 पीछे है, पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 पीछे जाओगे यानी जीरो, पाई बाय 2 में से पाई बाय 2 पीछे जाओगे यानी जीरो, साइन जीरो इज जीरो। तो जो करंट मैक्स, वोल्टेज मैक्सिमम, करंट जीरो। फिर जब वोल्टेज हुई जीरो, करंट कितना हुआ, पाई बाय 2 पीछे, जीरो माइनस पाई बाय 2 इज माइनस पाई बाय 2, यानी नेगेटिव में मैक्सिमम, साइन माइनस पाई बाय 2 इज -1। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से करंट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है वोल्टेज को, बट कितना पीछे रह रहा है फेज में, पाई बाय 2 पीछे रह रहा है। समझो समझो, दिमाग में डालो, वेक्टर माना है ना, वेक्टर, वोल्टेज करंट को वेक्टर माना हुआ है। बात समझ में आई? आखिरी प्योर सर्किट पे आए, आज ये समझ लो, दिमाग में बैठा लो, कल बहुत सारे सवाल करने वाले हैं इसके, इसे दिमाग में एक बार बैठा लो। चलो आगे चलते हैं।
आखिरी प्योर सर्किट पे जा रहे हैं जिसे मैं बोल रहा हूं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी सर्किट में केवल एक कैपेसिटर लगा है, एसी सोर्स दे दिया है प्लस माइनस वीटी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट आया मान लो किसी टाइम पे आई टी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, हम लिखते थे Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। क्या वोल्टेज एक जैसी मिल रही है? नहीं, वोल्टेज मिल रही है VT। तो चार्ज भी क्या एक तरीके से होगा? नहीं, चार्ज भी टाइम पे डिपेंड करेगा QT। तो मैं लिखूंगा QT इज इक्वल टू CVT। यहां पर KVL लगाने की जरूरत नहीं, मुझे मिल गया QT इज इक्वल टू C। VT की वैल्यू क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। मुझे क्या निकालना है? करंट। और करंट कहीं dq बाई dt नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो डिफरेंशिएट कर दो, dqt बाई dt इक्वल्स टू C कांस्टेंट, V नॉट कांस्टेंट। C क्या है? इसकी कैपेसिटेंस। C इसकी कैपेसिटेंस। व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस। C और V नॉट बाहर, d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब जिसको साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन नहीं आ रही है वो तो पढ़ाई कर लो, और क्या पढ़ा लो और पढ़ लो। तो ये क्या हो गया? करंट आई टी इक्वल्स टू सी वी नॉट, इसको मैं करूंगा तो कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, सॉरी इनटू ओमेगा। डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाया, साइन की कॉस, ओमेगा टी की ओमेगा। इसे ऐसे लिख लो, यानी मैं लिख सकता हूं माई आई टी इज C ओमेगा V नॉट बाय कॉस ओमेगा टी। अच्छा अब देखो, मैं इसे ऐसे लिख लूं, V नॉट ऊपर 1 बाय ओमेगा C, 1 बाय ओमेगा C। अभी तक ऐसे कर रहे हैं ना, V नॉट बाय समथिंग, V नॉट बाय R इज I नॉट, V नॉट बाय ओमेगा L इज I नॉट। तो V नॉट बाय, इसे मैं लिख सकता हूं 1 बाय ओमेगा C और कॉस को लिख लूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। तो अगर मैं इसे लिखूं, मेरा आई टी इक्वल्स टू, इसे मान लिया आई नॉट पीक करंट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वेयर माई आई नॉट इज वी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी। इस 1 बाय ओमेगा सी को लिखा XC, XC इज 1 बाय ओमेगा सी। XC को मैंने क्या बोला? दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, this is capacitive reactance, यानी it is the resistance offered by the capacitor to the current। जिस चीज से करंट जाएगा उसे रेजिस्टेंस मिलेगी, जिस भी चीज से करंट जाएगा उसे रेजिस्टेंस मिलेगी। रेजिस्टर R देता था, इंडक्टर ओमेगा L देता था, कैपेसिटेंस 1 बाय ओमेगा C दे रही है। तो साफ पता लग रहा है यहां जो ये XC है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ये कम होती जाएगी, सर्किट आराम से करंट को जाने देगा। इंडक्टर में उल्टा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे XC बढ़ रही है, मुश्किल से करंट पास होगा इंडक्टर से। इसमें जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी ओमेगा, उतनी XC कम, उतने आराम से, उतनी कम रेजिस्टेंस मिल रही है, आराम से करंट बहेगा। बात समझ में आई? मिटा दूं इतना ताकि वेव फॉर्म बना सकें और क्या बना सकें? फेजर डायग्राम। तो पहले वेव फॉर्म बनाते हैं, पहले हम बनाएंगे वेव फॉर्म। चलो वेव फॉर्म अगर मैं बनाऊं, साफ साफ नोट्स बनाएंगे भाई, गंद नहीं मचाएंगे। क्या नहीं मचाएंगे? गंद। तो वेव फॉर्म अगर मैं बनाऊं, पहले वोल्टेज, वो तो बिल्कुल साइन पे V नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज माय V नॉट। छी गंदा बना रहे हो सर, चित्रकारी की क्लास नहीं चल रही, फिजिक्स चल रही है। करंट की मैं बनाऊं, देखो करंट क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टी, यानी आई नॉट कॉस ओमेगा टी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस का ग्राफ आपको पता है, ऐसा होने वाला है, एंड दिस इज माय आई नॉट।
अब देखो यहां क्या चल रहा है, यहां भी जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट जीरो, जब वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम, सेम चीज चल रही है। वोल्टेज जब मैक्सिमम है करंट जीरो, करंट जब मैक्सिमम है तो वोल्टेज जीरो। यहां भी एक साथ नहीं आ रहे, ये भी कोई किसी का पीछा कर रहा है। फेजर डायग्राम में पता लगेगा कौन किसका पीछा कर रहा है, फेजर डायग्राम में पता लगेगा कौन किसका पीछा कर रहा है। भाई यहां तक कोई दिक्कत? वेवफॉर्म बना दी, फेजर डायग्राम पे ध्यान देते हैं, फेजर डायग्राम पे ध्यान देते हैं। चलो फेजर बनाने लगे हैं। मैं एक नए रंग का एक बार मार्कर ले लूं ताकि आसानी से थोड़ा समझ में आए तुम लोगों को। चलो नीला लू, लाल लेते हैं ना, लाल चेंज के लिए। वोल्टेज को करा तो वोल्टेज की पीक वैल्यू वी नॉट, वोल्टेज की पीक वैल्यू वी नॉट एट एंगल ओमेगा टी। वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, पीक वैल्यू वी नॉट एट एंगल ओमेगा टी। करंट को देखो, करंट कहां है? ओमेगा टी। अरे करंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी इससे भी पाई बाय टू आगे, इससे भी पाई बाय टू आगे। तो मेरा करंट कुछ यहां पर है, दिस इज आई नॉट। यानी वोल्टेज और करंट में क्या डिफरेंस है फेज का? पाई बाय टू। वोल्टेज और करंट में फेज का डिफरेंस क्या आया? वोल्टेज करंट में फेज का डिफरेंस आया पाई बाय टू। बट अब करंट आगे है, वोल्टेज पीछे, तो मैं लिखूंगा करंट, यहां पर क्या हो रहा है? करंट लीड्स वोल्टेज बाय कितना? पाई बाय टू। तो मैं बोलूंगा वोल्टेज इज फॉलोइंग करंट। फॉलो किसे करोगे? जो आगे है। और कौन करेगा? जो पीछे। वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज अब फॉलो कर रहे हैं। वोल्टेज फॉलोज, FOLLOWS करंट। तो इस केस में वोल्टेज फॉलो कर रही है करंट को। करंट मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, वोल्टेज मैक्सिमम। पहले मैक्सिमम क्या हुआ था? करंट ही हुआ था पहले मैक्सिमम। वेवफॉर्म कैसे बनी थी? वोल्टेज की ऐसे, करंट की ऐसे। तो करंट पहले मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज बेचारा पीछे जीरो है। तो वोल्टेज फॉलो कर रहा है किस केस में? जब मेरा प्योर कैपेसिटिव है। यार आप समझो, अभी तक हमने कौन से सर्किट किए थे जिसमें रेजिस्टेंस है? वोल्टेज आई, करंट आया। अब क्या हो रहा है? वोल्टेज आई, करंट पाई बाय टू पीछे आया, पाई बाय टू आगे आया। एक साथ नहीं आ पा रहे, एक साथ नहीं आ पा रहे, कुछ डिफरेंस है फेज का। समझो, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो ये बात थी प्योर सर्किट्स की। एक जल्दी से छोटी सी चीज देख लेते हैं। पहले मैं सारे फॉर्मूलाज कंपाइल कर दूं ना, अभी तक के जो हमने पढ़ा है उन्हें एक बार कंपाइल कर लेता हूं। क्या तीन तरह के प्योर सर्किट पढ़े? तीन तरह के प्योर सर्किट पढ़े। नंबर वन, रेजिस्टिव, वोल्टेज दी V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट निकल के आया I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I नॉट वाज V नॉट बाय R। फिर बात की प्योर इंडक्टिव की, यानी सर्किट में केवल इंडक्टर, यहां था सर्किट में केवल रेजिस्टर L R। यहां भी वोल्टेज दी सेम V नॉट साइन ओमेगा टी, बट यहां करंट क्या मिला? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, वेयर I नॉट वाज V नॉट डिवाइडेड बाय XL, और XL क्या था? ओमेगा L। XL was directly proportional to angular frequency, या फिर ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई f, तो बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, किसकी? इंडक्टर की। और आखिरी चीज हमने देखी प्योर कैपेसिटिव, यानी सर्किट में केवल कैपेसिटर C, वोल्टेज दी थी सेम V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट आया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, पाई बाय टू फेज आगे वोल्टेज से,
वेयर आई नॉट वॉज वी नॉट डिवाइडेड बाय एक्सी, और एक्सी क्या था 1 बाय ओमेगा सी। तो मैं बोल सकता हूं माई एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसका, ये इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। यानी इंडक्टर ने जो रेजिस्टेंस दी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो बिकॉज एक्सएल वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सोर्स की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से हमारे घर पे आती है 60 कर दी, तो इंडक्टर ने अपनी रेजिस्टेंस भी बढ़ा दी। कैपेसिटेंस का क्या उल्टा, कैपेसिटेंस का उल्टा ऐसे ग्राफ बनता है 1 बाय सी का, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे कैपेसिटर अपनी रेजिस्टेंस कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, इनका यूज आगे भी होने वाला है, समझ के बनाएंगे, नोट्स साफ साफ। आई होप चीजें समझ आ रही हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट एसी सर्किट्स। पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय हिंद।